गलत को रोक कर सही करने या करवाने की जिम्मेदारी जिस अदालत की है, यदि वहीं बैठे हुए मिलाड जानबूझकर गलत करवाने लगें और एक के बाद एक आदेश देकर गलत करने का दबाव बनाने लगें, तो फिर सोचिए कि भारत का भविष्य कैसा होने जा रहा है। आपको अयोध्या वाला बाबरी मस्जिद विवाद याद होगा। कैसे बीजेपी के नेताओं और तमाम हिंदुत्ववादियों ने नारा दिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, एकदम ठीक उसी जगह पर, एक कोई इंच इधर उधर नहीं। और इसके पीछे का कारण बताया गया कि मूल निशाना कोई धार्मिक स्थल बनाना नहीं, बल्कि विवाद पैदा करना था, राजनीतिक लाभ के लिए। वो राजनीतिक लाभ मिला भी, मगर उन लोगों को नहीं मिल पाया जिन्होंने ये नारा दिया था। वो बेचारे मार्गदर्शक मंडल में बैठ के टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। अब ऐसा लग रहा है कि बाबरी मस्जिद विवाद सालों तक अदालत में पड़ा रहा। फिर अदालत से ही पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जैसे 3 अन्य लोगों के आशीर्वाद से मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। कथित तौर पर इनमें से एक ने ईश्वर के मार्गदर्शन में फैसला लिखा और सबको बारी बारी से यह फैसला देने का इनाम भी कथित रूप से मिला। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस को अब ये बात समझ में आ गई है कि जमीन पर विवाद करके फिर अदालत में जाकर सालों साल इंतजार करने से बेहतर है कि अदालत से ही वहां बैठे अपनों से आदेश लेकर आइए और विवाद खड़ा कर दीजिए। कुछ ऐसा ही खेल हुआ मद्रास हाईकोर्ट के माध्यम से। यहाँ पर एक जज साहब हैं, जस्टिस GR स्वामीनाथन। इन्होंने एक दिया जलाने को लेकर जैसा आदेश दिया और कैसे हाईकोर्ट की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भेज दिया बीजेपी आरएसएस वालों को सुरक्षा देने, तथा कैसे बार बार कथित रूप से बीजेपी आरएसएस के लिए ढाल बन रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लिए, ये एकदम अविश्वसनीय है। आपको याद होगा प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि 2047 तक हिंदू राष्ट्र वाया संविधान लाने की तैयारी चल रही है। संविधान का स्रोत सनातन से जुड़ी हुई पुरानी किताबों में ढूंढा जाएगा। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसी संविधान से बनी हुई एक संवैधानिक संस्था यानी न्यायपालिका के माध्यम से देश में हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देने का काम चल रहा है। डॉक्टर मोहन गोपाल द्वारा कही गई बात, पूरी बात वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र की इस पुस्तक में पेज नंबर 356 पर लिखी हुई है। आप चाहें तो विस्तार से जाके पढ़ सकते हैं। हालांकि हमने कई बार इस मामले का जिक्र किया है। आज एक जोरदार उदाहरण देखने की जरूरत है। उधर भरी संसद में देश के गृह मंत्री गरियाने पर उतारू हो गए और साबित कर दिया कि वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इन दोनों ही मसलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। जज साहब वाला मामला जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, तबे बात समझ में आएगी। क्योंकि अब इन्हें महाभियोग के जरिए हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस सौंप दिया है। इस जज ने तमिलनाडु में भाजपा की जमीन तैयार करने के लिए कैसा काम किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुप्परकुंद्रम में स्थित है अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। यहाँ के तमिल हिंदू मंदिर के पीछे पहाड़ी पर दीप जलाते हैं और ये काम हर बार कार्तिकेय दीपम पर होता है। पीढ़ियों से चला आ रहा है, लंबे वक्त से कभी कोई विवाद नहीं था, सब कुछ शांति से चल रहा था। मगर इस बार RSS, हिंदू मुन्नानी और भाजपा के लोगों ने तथा कुछ अन्य दक्षिणपंथी ग्रुप के लोगों ने डिमांड किया कि ये दीप अब तक जहां जलता आया है वहां नहीं जलाया जाएगा, बल्कि उसी पहाड़ी पर हजरत सुल्तान सिकंदर दरगाह है, उसी के पास एक स्तंभ है, वहां पर भी दीप जलाया जाएगा। यानी मंदिर के पीछे सालों से जहां दीप जलता आ रहा है, आने वाले वक्त में तमिलनाडु चुनाव देखकर बीजेपी समेत तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने कह दिया कि हम दीप वहां जलाएंगे जहां मुसलमान का कोई संबंध पाएंगे, यानी एक दरगाह के पास स्थित स्तंभ पर दीप जलाएंगे। अब आप सोचिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि इसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं। बीजेपी RSS का पूरा इतिहास ऐसे कार्यों से भरा पड़ा है। अभी हमने मंदिर वहीं बनाएंगे का उदाहरण आपको दिया। हालांकि यहाँ पर सिकंदर दरगाह की उपस्थिति को लेकर दक्षिणपंथी ग्रुप के लोगों ने धार्मिक तनाव पैदा करने का प्रयास लंबे समय से किया है। इस मंदिर को लेकर मुकदमेबाजी 19वीं सदी की शुरुआत से ही चल रही है, दवायर की रिपोर्ट बताती है। लेकिन अभी जो हुआ है उस पर नजर दौड़ाइए और जज साहब ने जो किया है उसे महसूस कीजिए और उनका टारगेट क्या हो सकता
सकता है, अंदाजा लगाइए। हम सबको पता है कि तमिलनाडु में हाथ पांव सिर सब कुछ मारने के बाद भी बीजेपी की दाल बिल्कुल नहीं गलती। इनके बहुत सारे कारण हैं, हो सकते हैं। हालांकि एक कारण ये भी है कि वहां पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, टोपी पहनाने वालों से सावधान रहते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति पर ध्यान नहीं देते। मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। और अब देखिए, 13 नवंबर 2025 को एक नया विवाद खड़ा हो गया, जब हिंदू तमिल पार्टी के संस्थापक राम रवि कुमार और कुछ अन्य लोगों ने एक याचिका दायर किया। ये याचिका जस्टिस GR स्वामीनाथन के पास पहुंची। याचिका में कहा गया था कि मंदिर प्रशासन से कहिए कि वो लोग जो दरगाह के पास स्तंभ है उस पर दीप जलाएं, जबकि इससे पहले किसी भी फैसले में ऐसा आदेश नहीं दिया गया था, यानी ये विवाद था ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, 13 नवंबर को यह याचिका पहुंचती है अदालत में। 19 नवंबर को जज साहब खुद ही निकल पड़ते हैं पहाड़ी का दौरा करने, निरीक्षण किया, और 24 तथा 27 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई। 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया तथा 1 दिसंबर को इसे सुना दिया गया। यानी सोचिए कि 17-18 दिनों में याचिका जाती है, जज साहब सर्वे करते हैं, सुनवाई करते हैं, फैसला लिखते हैं, सुरक्षित करते हैं, दे भी देते हैं। जबकि इसी अदालत में इन्हीं जज साहब के पास लोकतंत्र के महत्व के, जनता के अधिकारों के महत्व के न जाने कितने मामले लटके पड़े होंगे, वहां तारीख पर तारीख चलती होगी। लेकिन इस मामले में जज साहब की तेजी देखिए, और आगे की तेजी तो और तेज है। जब दीप जलाने वाला ये काम नहीं हो पाया तो खटाखट अवमानना की कार्रवाई भी शुरू होने लगी। ध्यान दीजिएगा, अपने 49 पन्नों के फैसले में जस्टिस स्वामीनाथन ने दरगाह के पास स्थित स्तंभ को दीपाथून कहकर बुलाया, वो भी 39 बार। 49 पन्ने में 39 बार दीपाथून शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि ये शब्द पहले के मामलों में कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जस्टिस स्वामीनाथन ने स्तंभ को अपनी तरफ से नाम दे दिया, और तो और जो लोग इनके पास याचिका लेकर गए थे उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि इस स्तंभ पर कभी भी कोई दीप जलाया गया हो, इतिहास में या वर्तमान में। फिर भी जज साहब ने अपनी बात को उचित ठहराने के लिए पहाड़ियों की चोटियों पर दीपक जलाने के संबंध में संगम साहित्य में सामान्य संदर्भों का सहारा ले लिया, और फिर मंदिर प्रशासन को आदेश दे दिया कि 3 दिसंबर को स्थापित पारंपरिक स्थल, यानी जहां पहले से दीप जलाया जा रहा था वहां तो जलाइए ही, उसके अलावा स्तंभ पर भी कार्तिकाई दीप को जलाया जाए। हुजूर की तेजी देखिए। इस मामले पर डीएमके नेता और मंत्री रघुपति ने राज्य सरकार की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि साल 2014 के डिवीजन बेंच के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दीप केवल प्रथागत स्थान पर ही जलाया जाना चाहिए। यानी अदालत का जो 2014 का फैसला था, जिसकी बात अब तक मानी जा रही है, सरकार उसी पर अड़ी है। मंत्री ने यह भी कहा कि डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील किए बिना एक स्थापित प्रथा को पलटने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को, नए आदेश को हम कैसे लागू कर सकते हैं। यानी पहले तो पुराने आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी, और वो भी डबल बेंच का आदेश था पुराना वाला, तो उसके सामने बिना पुराने आदेश को चुनौती दिए एकल न्यायाधीश के आदेश को हम कैसे लागू करते हैं। और तो और ये बात सबको मालूम है कि जो नया आदेश दिया गया है उसको अगर लागू किया गया तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। आगे की कहानी को जरा और बारीकी से सुनिए। 3 दिसंबर की शाम 6 बजे मंदिर प्रशासन ने केवल पारंपरिक स्थल पर ही दीप जलाया। बीजेपी आरएसएस के लोगों को पहले से मालूम था कि ये आदेश लागू होने वाला तो नहीं है, नहीं हो सकता, तो उन्होंने पहले ही अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया था। शाम को 6:05 पर जस्टिस स्वामीनाथन ने फिर से मामले की सुनवाई की। सोचिए, उधर मंदिर में 6 बजे दिया जलता है और 6:05 पर ही जज साहब मामले की सुनवाई फिर से शुरू कर देते हैं और याचिकाकर्ताओं से कहते हैं कि जाओ तुम खुद पहाड़ी पे चढ़ के दीप जलाओ। और तो और सीआईएसएफ के लोगों को भी, जो कि आमतौर पर हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनको भी भेज दिया याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, यानी बीजेपी आरएसएस वालों के साथ। अब आप सोचिए कि ये किस लेवल का खेल चल रहा है। जज साहब हाईकोर्ट के सुरक्षा कर्मियों को भेज देते हैं कि जाओ बीजेपी आरएसएस और हिंदुत्ववादियों के साथ दीप जलवा के आओ। अभी हम जज साहब का पुराना रिकॉर्ड भी खंगालेंगे, लेकिन पहले नया वाला कारनामा देखिए। जब याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों के साथ, यानी सीआईएसएफ के लोगों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, तो राज्य की पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया, यानी बीएनएसएस की 163 धारा लागू कर दिया। उन्हें रोक दिया गया, तनाव बढ़ गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर हमला इन लोगों ने किया, फिर भीड़ तितर बितर हो गई। अगले दिन 4 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने अवमानना मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। नेक्स्ट डे फिर से निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को उनके 10 साथियों को पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाने की अनुमति देने का अपना निर्देश फिर से दोहराया। आप खाली जज साहब का कारनामा देखते जाइए और अमृतकाल पर ताली बजाते जाइए।
इतना ही नहीं, इस बार जब जज साहब ने हिंदुत्ववादियों को दीपक जलाने का निर्देश दिया तो मदुरै के पुलिस कमिश्नर को पूरी सुरक्षा और बंदोबस्त प्रदान करने का भी निर्देश दे दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि याचिकाकर्ता थे, वो कई अन्य लोगों के साथ एक बार फिर से मंदिर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा गया कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील करने वाली है। तीखी बहस हुई, 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब आप जरा सोचिए, एक लाइन में जज साहब के कारनामे को दोबारा से याद करिए। 13 नवंबर को याचिका जाती है, जज साहब तुरंत सुनवाई करते हैं। 19 नवंबर को खुद ही पहुंच जाते हैं पहाड़ी पर निरीक्षण करने। इसके 5 दिन बाद सुनवाई होती है। 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित हो जाता है। 1 दिसंबर को फैसला सुना भी दिया जाता है और फिर 3 दिसंबर को आदेश दिया जाता है कि जाइए दीपक जलाइए। और तो और जज साहब उस स्तंभ को एक नया नाम भी दे देते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं जो पहले कहीं भी मौजूद नहीं था। जज साहब वो नाम 39 बार दोहराते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उनके दिमाग में ये नाम कहां से आया होगा या फिर किसने डाला होगा। शाम को 6 बजे जब इनके आदेश को नहीं माना जाता है तो 6:05 पर फिर से सुनवाई करते हैं। हाई कोर्ट की सुरक्षा भेज देते हैं बीजेपी आरएसएस वालों के साथ। अगले दिन फिर से निर्देश देते हैं कि जाओ दीपक जलाओ। पुलिस से भी कहते हैं कि दीपक जलाने वालों को सुरक्षा दीजिए, जबकि सबको पता है कि ये करने से राज्य में और देश में सांप्रदायिक माहौल बन सकता है। और फिर इतनी स्पीड से भारत में मामलों की सुनवाई कब से होने लगी? हालांकि हाल ही में हमने अंबानी सेठ के बेटे का मामला देखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्पीड से एसआईटी बनाया और अंबानी के बेटे को हमेशा के लिए सुरक्षा दे दी। यहां भी मसला कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि ये जो आदेश दिया गया है ये पूरी तरह से पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है और संविधान का भी उल्लंघन है। सांसद थोर थिरुमावलवन का कहना है कि कार्तिकेय दीप प्रज्वलन शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होने के बाद जज ने न केवल चरमपंथियों को तनाव पैदा करने में मदद किया, बल्कि उनकी सहायता के लिए सीआईएसएफ को लगा दिया गया। यह सत्ता का घोर दुरुपयोग है। अब इस मामले को लेकर महाभियोग नोटिस दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही मदुरै बेंच के जज साहब अपने आदेशों की अवमानना याचिका पर भी सुनवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। यानी जज साहब अभी ठंडे नहीं पड़े, अभी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा ऐंठ रहे हैं। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने, जिसमें डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों के तमाम सांसद मौजूद हैं, सबने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाकर इन्हें पद से हटाने की मांग किया है। अब आप सोचिए कि जिस संस्था का काम है गलत को सही करना, चाहे हिंदुत्ववादी संगठन हो या फिर कोई और नफरती लोग, यदि वो जबरदस्ती माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें तो जो संस्था उन्हें रोकनी चाहिए वो संस्था उल्टे उन्हें भड़का रही है, उन्हें ताकत दे रही है। जज साहब हाई कोर्ट की सुरक्षा भेज रहे हैं ताकि राज्य में सांप्रदायिक तनाव हो, और सांप्रदायिक तनाव से लाभ किस पार्टी को होता है ये आप सबको पता है। अब आप जरा जज साहब का कुछ पुराना कारनामा भी देख लीजिए ताकि साफ हो जाए कि हुजूर ने जो किया है उसका सोर्स क्या है। इन पर पहले भी भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगा हुआ है। कहा जाता है कि पूर्व में ये आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे, पहले वकील थे, बाद में जज बने तो आरएसएस के सदस्य थे, आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे और अदालती कार्रवाई में भी अपने राजनीतिक झुकाव के लिए जाने जाते हैं। 28 जुलाई 2022 को इन्होंने एक फैसला सुनाया था। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हुए फैसला दे रहे थे। ये वही बात है जो प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने सालों पहले बताया था कि संविधान का स्रोत ये लोग कहां से ढूंढ कर निकालेंगे और जोड़ेंगे। सवाल उठा कि शादी के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की वकालत करने के लिए पौराणिक कथाओं का हवाला लेने की क्या जरूरत पड़ गई। और तो और पासपोर्ट घोटाले का एक मामला था, इसे लेकर इन्होंने सुनवाई के दौरान मदुरै पीठ में जस्टिस स्वामीनाथन ने भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की खूब तारीफ की थी, पूर्व अध्यक्ष, और उन्हें बधाई दिया था। उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी तक बता दिया, कह दिया कि यदि वो इस मामले को नहीं उठाते तो किसी को पता नहीं चलता। यानी भाजपा अध्यक्ष की जमकर तारीफ की गई, मगर सवाल ये उठा कि जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर किया था, सराहना तो उसकी होनी चाहिए थी, उसकी तारीफ क्यों नहीं हुई? अन्नामलाई कहां से आ गए रोल में? उन्होंने तो कुछ किया नहीं था। बात साफ है कि जज साहब का इरादा केवल और केवल भाजपा अध्यक्ष की तारीफ करना था और बीजेपी को आगे बढ़ाना था। वैसे आपको याद दिला दें, पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसे ही जज साहब थे जो बार बार टीएमसी की सरकार को कोसते रहते थे, ऐसे फैसले और ऐसी टिप्पणियां करते थे जिनसे बीजेपी को लाभ हो, टीएमसी बदनाम हो। और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो जज साहब अपनी जजशिप छोड़कर, यानी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, सांसद बना दिए गए। वो जज साहब कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही नाम बताने वाले को मिलेंगे 15 लाख, शर्तें लागू। अब आगे की कहानी सुनिए। ये जो मदुरै वाले जज साहब हैं, इन्होंने भाजपा अध्यक्ष की खूब तारीफ की, मगर जिस व्यक्ति ने याचिका दायर किया था उसकी तारीफ नहीं की। और ये फैसला तब आया जब अगले ही दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई आने वाले थे। लोगों ने कहा कि बात साफ है, ये फैसला और ये टिप्पणी इसलिए की गई ताकि प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा जा सके और दिखाया जा सके कि देखिए हम तमिलनाडु में बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए कितना
कुछ कर रहे हैं और कितना आगे जाकर कर रहे हैं। और सुनिए, भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस घोटाले में जिस पर आरोप लगाया था उस व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई, यानी भाजपा अध्यक्ष का दावा गलत साबित हो गया। लेकिन फिर भी जज साहब ने उनकी तारीफ कर दी। पासपोर्ट घोटाले का मुद्दा लगभग 3 साल पहले उठाया गया था और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने इसे उजागर नहीं किया था, मगर फिर भी तारीफ उनको मिलती है क्योंकि वो भाजपा के अध्यक्ष थे। हिंदुत्व वॉच की ये स्टोरी 3 अगस्त 2022 को छपी थी। इतना ही नहीं, वकीलों ने जज साहब का इस्तीफा तक पूर्व में मांगा है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया था कि जस्टिस स्वामीनाथन जबरिया तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट की तारीफ कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दाग है, इन्हें पद से हटाया जाए। हालांकि हटाया नहीं गया, मगर सवाल तो उठे ही। आप हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जब अदालतों में बैठे जज या बिठाए गए जज इस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने में सहयोग करेंगे या फिर फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो देश का क्या होगा। हम सबको याद रखना चाहिए कि जब 1991 के आसपास देश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी, तमाम तरीके की चुनौतियां थीं, सरकारें स्थिर नहीं थीं, उस दौरान देश को क्या चाहिए था। और बीजेपी, आरएसएस तथा अन्य हिंदुत्ववादी संगठन देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे थे। ठीक वैसे ही आज देश में रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी है, महंगाई है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, हजारों की संख्या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, प्रचंड स्तर पर वोट चोरी हो रही है। इन सब से हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें ऐसी जगह दीप जलाना है जहां दीप जलाने से देश जलाया जा सके। जबकि वोट चोरी का सवाल सुनते ही प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री आग बबूला हो जा रहे हैं। कल भरी संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने गरियाना शुरू कर दिया, खुद ही कह दिया कि कुछ गलत बोला हूं तो डिलीट कर दीजिए। राहुल गांधी ने जैसे ही वोट चोरी के मामले पर डिबेट को ललकारा, गृहमंत्री आग बबूला हो गए, चिल्लाने लगे और इस कदर मानसिक रूप से अस्थिर हो गए कि जबान से गाली निकल गई। पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा है कि लोकसभा का परिपत्र आने के बाद एक तो यह स्थापित हो गया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह वाला शब्द बोला, शोर में वो छिप नहीं पाया। यह भी रिकॉर्ड में आ गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन विरोध किया। दूसरी बात यह कि वो शब्द स्पंज नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि वो नॉन रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर बताने की जरूरत क्या थी। बताने से मामला बड़ा एवं गंभीर हो गया है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वोट चोरी के आरोपों पर बोलते हुए गृहमंत्री ने किस शब्द का प्रयोग किया। तत्काल बाद राहुल गांधी ने कहा कि असंसदीय शब्द है ये। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आप बाजार में बात कर रहे हैं क्या। फिर अमित शाह कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोला है तो उसको संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। कांग्रेस का दावा है कि गृहमंत्री ने कल कई सारे झूठ बोले। वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मगर सच ये है कि ऐसा कानून बनाया गया जिससे चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटा दिया। कांग्रेस के अनुसार दूसरा झूठ यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप से इम्यूनिटी मिली हुई है, मगर सच ये है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। तीसरा मामला है, शाह ने कहा है कि ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था, जबकि सच ये है कि वोट चोरी अब हो रही है। और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो ईवीएम के आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाई थी। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी फर्जी नाम जोड़ रही है। ये असली सवाल है। अमित शाह ने कहा कि ये एसआईआर से घुसपैठियों की पहचान हुई, मगर चुनाव आयोग घुसपैठिया शब्द को बार बार नकारता है। कितने घुसपैठिया मिले? 400 से भी कम, और उसमें से अधिकांश बांग्लादेश के नहीं बल्कि नेपाल के हैं। कहां है आपके घुसपैठिया? अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस हारती है तब वोट चोरी का आरोप लगाती है, जीतने पर नहीं। मगर मामला जीत और हार का नहीं, ये लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है। अमित शाह कहते हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है, जबकि सच ये है कि जिन संस्थाओं में विश्वास नहीं रहे उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनावी प्रक्रिया पर हमला और चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 10,000 नगद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग ने एनडीए को 1 करोड़ से भी अधिक खातों में 10,000 जमा करने की अनुमति दी, वो भी वोटिंग से केवल 3 दिन पहले। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब टोटल डिफेंसिव था। वो बचकर निकलने का प्रयास कर रहे थे। सवालों के जवाब इन लोगों के पास नहीं है, इसलिए गुस्सिया रहे हैं। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।